हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। मैं आज लेकर आया हूँ रीट के सिलेबस में हिस्ट्री टेस्ट 6, जिसमें हम बात करेंगे मौर्य वंश से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी परीक्षाओं हेतु विशेष महत्वपूर्ण हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। इसलिए मार्ग में से कभी भी पीछे हटने का विचार अपने मन में न लाएं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। इसी क्रम में आज अपना हिस्ट्री का टेस्ट 6 शुरू होता है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चाणक्य का अन्य नाम था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के ग्रंथ प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली का जो प्रिंस ग्रंथ है उसकी रचना, उसकी तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सम्राट अशोक महान। इन्हें गुप्त वंश का पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े भाई के अलावा अपने पिता को भी मौत के घाट उतारा था। अगला, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, अर्थात जिसके वश में अशोक रहे थे? कारुवाकी। अगला, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका? इनमें से किसका उपयोग उन्होंने किया? कौन सी प्राकृत भाषा का उपयोग किया है? तो वह है अर्धमागधी। अगला, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर अशोक को बिंदुसार ने भेजा था? तक्षशिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, अर्थात जिसे देवों के समान प्रिय माना जाता था? वह कौन था? मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य जो चाणक्य है वो निम्न में से किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त को आगे करके। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के पीछे सबसे बड़ा योगदान कौटिल्य चाणक्य का ही था, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। अगला, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक भयंकर ग्लानि से भर गए थे। उन्होंने जब चारों तरफ रक्तपात देखा, छोटे बच्चों और महिलाओं को रोते बिलखते देखा, तो उनका मन बड़ा व्यथित हुआ और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध नीति को त्याग धम्म की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त का संपूर्ण साम्राज्य
कौटिल्य के माध्यम से बसाया गया था। कौटिल्य के ही मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने यह सब किया था और कौटिल्य का ही नाम क्या है? चाणक्य। चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है और वह बौद्ध धर्म की संस्कृति का ही अंगीकार या निरूपण करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और श्रवण बेलगोला चला गया था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जैसे आज हमारे यहाँ पर रुपया है, सिक्के हैं, वैसे मौर्य साम्राज्य के जो सिक्के थे, जो मुद्रा थी, उसे किस नाम से जाना जाता था? पर्ण। किस नाम से जाना जाता था? पर्ण। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। प्रश्न संख्या 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, इसका संस्थापक अशोक, सबसे महान सम्राट हुआ बिंदुसार भी अशोक का पिता, बहुत महान सम्राट हुआ, लेकिन अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में कुणाल को तय किया था। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इसमें उसका कुछ वर्णन भी मिलता है। इसके लेखक कौन थे? विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना की गई थी। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस नाटक के अंतर्गत विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुर्भिसंधियाँ थी उसके बारे में उल्लेख किया है, उनका वर्णन किया है। उसी के आधार पर इस नाटक की रचना की गई है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर यह रचना की गई है। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? कौटिल्य चाणक्य की दिग्विजय की नीति के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें जीता था। चाणक्य ये चाहता था कि संपूर्ण भारत में एक केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की जाए ताकि विदेशी आक्रमणों का सामना भारत कर सके। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इनमें से कौन है जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ज़्यादातर राजवंशों की स्थापना दिग्विजय की नीति को लेकर या अपने साम्राज्य को बढ़ाने को लेकर की गई थी, लेकिन सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर यह किसने किया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में मिलते हैं, जिनके माध्यम से अशोक ने अपने आज्ञाओं, अपने प्रशासन के कार्यों आदि का उल्लेख किया है। यह उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में ही नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? यह कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा लिखा गया। और चाणक्य किसका अमात्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ये चारों ही प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र रहे हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण था मौर्य काल में, वह कौन सा था? तो मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। अगला, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत या यूनानी दार्शनिक या यूनानी विद्वान कह सकते हैं था। उसने भारत की अपनी यात्रा का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। वह है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, वह कौन है? इनमें से किसकी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है? तो पीछे हम प्रश्न आया था कि विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व व कृतित्व का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है? किससे प्राप्त होता है हमें पाटलिपुत्र का वर्णन? इंडिका से। किससे प्राप्त होता है? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से हमने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक ने अपने शिलालेखों के लिए अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तब दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक कौन था? अपने दिग्विजय नीति के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? 7 भागों में मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? नाम से ये ऐसा लगता है कि जैसे ये आर्थिक जीवन से संबंधित हो, लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। उसमें राजनीति की नीतियों पर बड़ी गहनता से प्रकाश डाला गया है। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अशोक ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था, लेकिन वह कौन सा भाग है जहाँ पर अशोक का साम्राज्य नहीं था? श्रीलंका में अशोक का साम्राज्य नहीं था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी
बनाया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, अर्थात वह ईंटों से बना था, पत्थर से बना था या लकड़ी से बना था, काय से बना था? तो वह लकड़ी का बना हुआ था। बाराबार गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तब किन के द्वारा इनका उपयोग किया गया था? बौद्ध धर्म के आजीविकों द्वारा इसका उपयोग किया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वह कौन सा अभिलेख है जिससे हमें ये उल्लेख मिलता है? रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया वह कौन सा था? जो भाब्रू शिलालेख है या भाब्रू स्तंभ जो है उसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। अगला, इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा किससे मिलता है। तो आप मिलाइए इनमें कौन सा किसके साथ मिल रहा है। यहाँ पर जैसे चंद्रगुप्त जो है उसे सेंड्रोकोटम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोटम। बिंदुसार जो है उसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? अमित्र घात। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। क्रम क्या बना? 3 2 1 4। अब इन ऑप्शंस में देखिए, पहले में 2 1 सही नहीं है। हम ऐसा देख लीजिए कि ए में तीसरा, ए में दूसरा कहाँ पर है? ए में दूसरा है, ए में था लेकिन ये सही नहीं है। और सी में दूसरा है, तो सी में देखिए ए में दूसरा सही है, बी में तीसरा सही है, सी में पहला सही है और डी में चौथा सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। भारत में सम्राट अनेक हुए लेकिन संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो कौटिल्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के दिशा निर्देश में ऐसा किया था। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तराखंड जो है वर्तमान का, उसमें अशोक का शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह हमें कालसी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है जो बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है उसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? अशोक ने अपने सभी वर्णन, अपनी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख अपने शिलालेखों के माध्यम से करवाया है। तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। वह किसके शासनकाल की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की थी, अर्थात वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही भारत आया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब आया था सेल्यूकस? 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? इनमें से एक ही राजा के नाम के आगे महान लगता है। क्या लगता है? महान। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये हमेशा अपनी प्रजा के संपर्क में रहते थे, अशोक। अगला, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया? नहीं। विश्व विजय के लिए निकल पड़ा? नहीं। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और धम्म की नीति को अपनाया। ये बिल्कुल सही है कि उसने किसको अपनाया था? धम्म की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखे गए हैं? अशोक ने अनेकों शिलालेख लिखवाए, वह कौन सी भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? उसे निम्न कुल का किसमें बताया गया है? मुद्रा राक्षस में इसे निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य। दूसरा, सोने के सिक्के। तीसरा, प्रांतीय विभाजन। और चौथा, हिंदू कुश तक साम्राज्य। इनमें से सही कथन कौन कौन से हैं? तो इन्होंने सोने के सिक्के नहीं बनवाए थे, लेकिन संस्कृति, कला व साहित्य का इन्होंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त, शैव सभी संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया था। कला को भी खूब बढ़ा चढ़ा दिया था इन्होंने। और साहित्य की रचना तो बहुत बड़ी मात्रा में मौर्य वंश के दौरान हुई थी। इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में पूरे राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था और अफगानिस्तान के हिंदू कुश तक इनका साम्राज्य था, अर्थात 1, 3, 4। यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो पहला कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये बिल्कुल सही है। इसी के बाद उसने धम्म की नीति को अपनाया था। और कारण क्या है कि यह दक्षिण भारत के स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने वाला स्थान था। तो कारण भी सही है, इसी वजह से अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। तो ए और आर दोनों सही है, तथा आर कारण जो है वो ए कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन से हैं? दूसरा और 13वां शिलालेख जो है वो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। अगला प्रश्न, कथन है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और दूसरा कथन है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार पर प्रचार प्रसार किया। ये दोनों सही है। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा, क्योंकि अशोक ने अपने राज्याधीशों में धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य
एकता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, आपस में भेदभाव ना हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? वह कौन सा राज्यादेश है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है? मास्की। कौन सा है? मास्की। इसके अलावा अशोक के विभिन्न शिलालेखों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बात गलत है। ये स्थापत्य संरचना का हिस्सा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से बनाए गए स्तंभ हैं या शिलालेख हैं। अगला, श्रीनगर की स्थापना कौन से मौर्य शासक के द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य वंश की श्रीनगर की स्थापना की गई थी। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इनमें मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्र दिए हुए हैं, एक तरफ प्रांत दिए हुए हैं, तो ये क्या है इनका क्रम? उत्तरापथ जो है वो तक्षशिला है, दक्षिणापथ जो है वो स्वर्णगिरी है, अवंती राष्ट्र जो है वो उज्जैनी का नाम है, और प्राची या पूर्व प्रदेश पाटलिपुत्र है। तो जो क्रम है उसी क्रम में इन्हें दिया गया। अब ये क्रम देखिए कौन से ऑप्शन में, 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्रों को आर्य किसने कहा है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये 60 प्रश्न मौर्य वंश की आपकी तैयारी को बहुत मजबूत करेंगे। इन्हें अच्छे से याद करें ताकि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में मौर्य वंश से पूछे जाने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। जय हिंद, जय भारत।